स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता है। हम इसके पहले वाले वीडियो में विशेषण में गुणवाचक विशेषण और संख्यावाची विशेषण दो विशेषणों के विषय में चर्चा कर लिए थे। आज उसी के आगे यानी अगला जो चरण बनता है विशेषण का वो है परिमाणवाची विशेषण। चलिए परिमाणवाची विशेषण पढ़ते हैं। क्या परिमाणवाची विशेषण? परिमाणवाची विशेषण परिमाणवाची विशेषण। आपको पता है कि जो विशेषण होता है, विशेषण, ये विशेषण विशेषता किसकी बताता है? तो जो विशेषण शब्द होता है वो वास्तव में संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। किसकी बताता है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। और इस परिमाण का जो अभिप्राय होता है, परिमाण का अभिप्राय होता है मात्रा। क्या होता है भैया? मात्रा होता है। और वाची का जो अभिप्राय होता है, वाची का अभिप्राय होता है बोध कराने वाला। बोध कराने वाला, बोध कराने वाला। ठीक है, अब हम लोग यहीं से इसकी परिभाषा का निर्माण करेंगे। देखो, मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में भी आपको बताया था कि वास्तव में परिभाषाएं रटी नहीं जाती हैं, केवल परिभाषाओं को समझा जाता है और शब्द के अनुसार परिभाषा का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? परिभाषा का निर्माण किया जाता है। कैसे? देखिए ध्यान से। संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम क्या कहते भैया? परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया ना कि संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। यानी अगर बात करें हम इसकी परिभाषा की, किसकी? परिभाषा की, तो बस इन शब्दों के हिसाब से ही हम इसकी परिभाषा भी बना लेंगे। कैसे? संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा का बोध कराने वाले संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा। ध्यान रहे, किसका? मात्रा। यह सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है कि संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि मैंने आपको बताया ना कि संज्ञा व सर्वनाम की
मात्रा, ध्यान रहे किसका, मात्रा का बोध कराने वाले, का ज्ञान कराने वाले, बोध या ज्ञान कराने वाले जो विशेषण क्या होते हैं, शब्द, उन विशेषण शब्दों को ही हम क्या कहते हैं भैया, परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो परिमाणवाची विशेषण है, इनकी सबसे जो बड़ी पहचान होती है वो ये होती है, नोट करके आप इसको लिख लेंगे कि परिमाणवाची विशेषण के अंतर्गत आने वाली जो संज्ञाएं होती हैं, क्या भैया, जो संज्ञाएं होती हैं, उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो संज्ञाएं जो होती हैं वो अगणनीय संज्ञाएं होती। क्या होती हैं, अगणनीय। अगणनीय का मतलब ही होता है जिनकी आप गणना ना कर सको, जिनकी आप गिनती ना कर सको। तो जो काउंटेबल नहीं होता है, जो संज्ञाएं गणनीय नहीं होती हैं, जिन्हें आप गिन नहीं सकते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको ही हम इस परिमाणवाची विशेषण की श्रेणी में रखते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है। अभी मैंने संख्या, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने संख्यावाची विशेषण पढ़ाया था, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, परिमाणवाची विशेषण। इसमें और उसमें, अर्थात परिमाणवाची विशेषण और संख्यावाची विशेषण में अंतर यही है कि संख्यावाची विशेषण में जो संज्ञाएं आ रही थी वो गणनीय संज्ञाएं थी, आप उनकी गिनती कर पा रहे थे, और यहां परिमाणवाची विशेषण में जो संज्ञाएं आएंगी वो काउंटेबल नहीं होंगी, गणनीय नहीं होंगी, आप उनकी गिनती नहीं कर पाएंगे। बस यही आपको समझना है कि परिमाणवाची विशेषण में अगणनीय संज्ञाएं आती हैं, महत्वपूर्ण बात, संज्ञाएं जो आएंगी वो किस प्रकार की संज्ञाएं आएंगी भैया, अगणनीय संज्ञाएं। आ का अर्थ होता है नहीं, और गणना का अर्थ होता है गिनती। क्या होता भैया, गिनती। अर्थात जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है वही संज्ञाएं सम्मिलित होती हैं आपके इस परिमाणवाची विशेषण के अंतर्गत। तो आप किनकी गिनती नहीं कर सकते हो, आप किनकी गिनती नहीं, इन संज्ञाओं की गिनती आप नहीं कर सकते हो। देखो जैसे है भैया, दूध है, दही है, पानी है, घी है, तेल है, चीनी है, दाल है, आलू है, इत्यादि। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, दूध तो नहीं गिन सकते हैं, दही भी नहीं गिन सकते हैं, पानी भी नहीं गिन सकते हैं, घी भी नहीं गिन सकते हैं, तेल भी नहीं गिन सकते हैं, चीनी भी नहीं गिन सकते हैं, दाल भी नहीं गिन सकते हैं, लेकिन सर आलू को तो हम गिन सकते हैं ना भाई, 1 2 3 4 आलू। हाँ, आप गिन सकते हो, लेकिन नियमतः जो नियम कहता है, जो सिद्धांत कहता है, वो सिद्धांत क्या कहता है कि क्या इनके लेन देन की प्रक्रिया कभी गिन करके होती है? क्या कभी आप बाजार में गए और आपने 2 आलू, 4 आलू, 5 आलू, 10 आलू आप क्या गिन करके उससे मांगे? नहीं मांगे ना। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि तुम गिनना चाहो तो गिन तो सकते हो, किंतु इनके लेन देन की प्रक्रिया कभी गिन करके नहीं होती है। ये जब भी प्रक्रिया में आएंगे तो नाप या तौल करके आएंगे। इनको आप नाप या तौल करके ले सकते हैं या तो किसी को दे सकते हैं। दूध है, आप इसे कभी गिन नहीं सकते हैं। दही, इसे कभी गिन नहीं सकते हैं। पानी कभी गिन नहीं सकते हैं। घी कभी गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें आप माप या तौल सकते हैं। ये 1 लीटर दूध है,
ये 2 किलो घी है, आप उसे माप या तौल तो सकते। अर्थात इस परिमाणवाची विशेषण के अंतर्गत जो संज्ञाएं आएंगी आप उन्हें माप तौल तो सकते हैं, किंतु नियमतः गिन नहीं सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके प्रकार की, किंतु प्रकार से पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम लोग देखते हैं परिमाणवाची विशेषण के प्रकार। क्या देखते भैया? परिमाणवाची विशेषण के प्रकार देखते हैं। तो ध्यान रहे, जो परिमाणवाची विशेषण होता है वो वास्तव में 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है निश्चित परिमाणवाची विशेषण और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। बात इसके भेद या प्रकार की करें तो मैंने आपको बताया कि परिमाणवाची जो विशेषण होता है वो कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? ध्यान में रखिएगा कि जो पहला होता है उसे हम कहते हैं निश्चित। क्या कहते भैया? निश्चित परिमाण वाची विशेषण। निश्चित परिमाणवाची विशेषण। और जो दूसरा प्रकार है वो क्या है? तो वो है भैया अनिश्चित परिमाण वाची विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। पहला क्या हुआ? तो पहला हुआ निश्चित परिमाणवाची विशेषण और जो दूसरा हुआ वो दूसरा क्या है भैया? तो दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। अब इसकी भी परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसकी भी परिभाषा का निर्माण स्वतः कर सकते हैं यदि आपको इनके अर्थ पता हो और इनके जोड़ने का क्रम यानी व्यवस्थित करने का क्रम यदि आपको पता हो तो कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ध्यान दीजिए कैसे परिभाषा बनाएंगे हम लोग। देखिए भैया, संज्ञा व सर्वनाम, ध्यान रहे, संज्ञा व सर्वनाम की निश्चितता का बोध कराने वाले, निश्चितता का बोध कराने वाले, है ना, या उनकी निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले, क्योंकि परिमाण का मतलब मात्रा होता है, मात्रा जोड़िए उसमें, निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम क्या कहते हैं भैया? हम उसे कहते हैं निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निश्चित परिमाणवाची विशेषण। और यहीं से हम उसकी भी परिभाषा बना सकते हैं। फिर वही चीजें जोड़नी हमें कि संज्ञा व सर्वनाम, ध्यान रहे, संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित, संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को हम क्या कहते भैया? हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। क्या कहते हैं? अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। अब परिभाषा समझ में आ गई होगी कि भाई निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले को निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहते हैं और अनिश्चित मात्रा का बोध कराने वाले को हम अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। जैसे समझेंगे हम, 1 किलो आलू। क्या भैया? 1 किलो आलू। 2 किलो दाल। 3 लीटर दूध। 1 पाव अदरक। ठीक है, आधा किलो
आधा किलो चाय पत्ती, चाय पत्ती 5 लीटर, 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी। अब आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसकी संज्ञा के पास पहुंचिए, यह पहचानने के लिए कि यह परिमाणवाची विशेषण की श्रेणी में आएगा भी या फिर नहीं आएगा, है ना। अब आपको पता है कि भैया आलू जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अगणनीय संज्ञा। दाल क्या है, ये भी अगणनीय संज्ञा। दूध क्या है, अगणनीय संज्ञा। अदरक क्या है, अगणनीय संज्ञा। चाय पत्ती क्या है, अगणनीय संज्ञा। और पानी भी है अगणनीय संज्ञा। अर्थात यहां जितनी भी संज्ञाएं लिखी गई हैं आप उन्हें गिन नहीं सकते, उन्हें गिन आप नहीं सकते, हाँ लेकिन नाप या तौल सकते हैं। अब उनकी मात्रा भी देख लेते हैं, क्या वो मात्रा निश्चित है या फिर निश्चित नहीं है। तो देखते हैं, देखिए इनकी मात्रा निश्चित है। आलू की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आलू जो है वो 1 किलो है। कितने किलो है, 1 किलो फिक्स है, 1 किलो आलू की बात हो रही है। अर्थात यह संख्या क्या है, निश्चित संख्या है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहेंगे। अब दाल है, दाल की भी मात्रा क्या है, फिक्स निश्चित, कि दाल कितना, 2 किलो दाल। दूध कितना, 3 लीटर दूध। कितना दूध, 3 लीटर दूध। अदरक कितना, 1 पाव। चाय पत्ती कितनी, आधा किलो। पानी कितना, तो भैया 5 लीटर। कितना, 5 लीटर। अर्थात यहां पर मात्रा निश्चित है, इसलिए निश्चित। अच्छा, इन्हें नाप तौल सकते हैं, इसलिए परिमाण। और उसकी मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए वाचक। और विशेषण इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये विशेषता बता रहा, किन की, आलू की, दाल की, दूध की, अदरक की, चाय पत्ती की, चीनी की। और ये है क्या, संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण। इसलिए ये सभी क्या संख्याएं हो गई, ये सारी की सारी संख्याएं विशेषण की श्रेणी में आएंगी। और किस प्रकार के विशेषण की श्रेणी में आएंगी, तो निश्चित परिमाणवाची विशेषण। बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण की। देखिए अनिश्चित का मतलब ही होता है जिसकी संख्या निश्चित ना हो। मैंने कह दिया कि भैया कुछ किलो आलू, कुछ किलो आलू, ठीक है। थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक, 4-5 लीटर दूध, 4-5 लीटर दूध, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे कि क्या ये जो संज्ञाएं हैं वो गणनीय है भी या फिर नहीं है। क्या आप उनकी गिनती कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। देखिए भैया आपको खूब अच्छे से पता है कि आलू काउंटेबल नाउन नहीं होता है, गणनीय संज्ञा नहीं होता है। चाय पत्ती गणनीय संज्ञा नहीं होता है, नमक गणनीय संज्ञा नहीं होता है, और दूध भी गणनीय संज्ञा नहीं होता है। अर्थात आप इनको जब भी लोगे या किसी को दोगे तो नाप या तौल करके ही दोगे, यानी कन्फर्म हो गया कि ये परिमाणवाची विशेषण में ही आने वाली संज्ञाएं हैं। बात करते हैं इनकी मात्राओं की, तो देखो भैया इनकी मात्रा निश्चित नहीं। कुछ किलो आलू, आलू कितना चाहिए ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। ये चाय पत्ती कितनी चाहिए ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी चाय पत्ती। अब थोड़ी सी का मतलब, थोड़ी सी का मतलब तो स्पष्ट ही नहीं ना भाई, एक चुटकी चाहिए आपको, है ना, या 1-2 कटोरी के हिसाब में चाहिए, है ना। अब वो मात्रा कटोरी छोटी बड़ी मामला भ्रम वाला विषय हो जाएगा,
है ना, चीजें स्पष्ट नहीं है ना। भाई आप मुट्ठी से ऐसे नाप के दे दिए या आप चुटकी से उठा के दे दिए, चीजें निश्चित हैं क्या? नहीं, निश्चित नहीं मानी जाएंगी। वो चीजें निश्चित नहीं है, क्योंकि सबके हथेली का आकार अलग अलग होता है, तो चीजें निश्चित कैसे हो सकती, अर्थात वो निश्चित नहीं होंगी। अब यहां पर नमक, भाई थोड़ा सा नमक, यानी ये भी मात्रा निश्चित नहीं है। अच्छा एक बात और, अच्छा कुछ लोगों के मन में भ्रम आ जाएगा, नहीं सर यहां तो संख्या लिखी गई 4 और 5 की। हाँ भैया, यहां पर संख्या अवश्य लिखी गई है, किंतु क्या यह संख्या निश्चित है? नहीं है। भाई मैंने ये थोड़ी ना कहा कि 4 लीटर दूध चाहिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि 5 लीटर दूध चाहिए, मैंने तो क्या कहा 4-5 लीटर दूध, मतलब निश्चित नहीं कर रहा हूं मैं वो 4 लीटर चाहिए 5 लीटर चाहिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 4-5 लीटर दूध चाहिए। वो 4 से कम भी हो सकता है और 5 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 से ज्यादा भी हो सकता है, अर्थात ये जो मात्रा है वो क्या है, निश्चित नहीं है, इसलिए ये सभी आ जाएंगी अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण की श्रेणी में। आया समझ में? अब हम लोग परिमाणवाची विशेषण की समाप्ति के बाद में अगला जो विशेषण का प्रकार है उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं भैया? सार्वनामिक विशेषण। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग आगे चलते हैं, जिससे नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग विशेषण का प्रकार पढ़ेंगे भैया, वो प्रकार क्या है? वो है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किससे कहते हैं? तो देखो, वह भी शब्द के हिसाब से चीजें एकदम स्पष्ट हैं। यदि आपको शब्दों का अर्थ निकालना आता है तो आप बड़ी आसानी से उनकी परिभाषा को समझ सकते हैं। ध्यान रहे, अगला जो विशेषण है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण क्या भैया? सार्वनामिक विशेषण। देखो एकदम स्पष्ट है, ऐसा विशेषण शब्द जिसका निर्माण सर्वनाम शब्दों से हुआ होता है उनको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। मैंने क्या कहा? ऐसे विशेषण शब्द जिनका निर्माण सर्वनाम शब्दों से हुआ होता है उनको ही हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं भैया? सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले इसकी परिभाषा का निर्माण, वे विशेषण शब्द जिनका निर्माण सर्वनाम शब्दों से हुआ हो, सर्वनाम शब्दों से हुआ हो, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मैंने क्या कहा कि वे विशेषण शब्द जिनका निर्माण जो हुआ है किससे हुआ है? सर्वनाम शब्दों से हुआ है। किससे हुआ है? सर्वनाम शब्दों से हुआ है। उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें इनकी पहचान की। क्या करें भैया? पहचान की। इनकी पहचान क्या होती? पहचान कैसे करेंगे आप? पहचान
तो जो सार्वनामिक विशेषण की पहचान है वो पहचान ये है कि जब संज्ञा शब्द के पूर्व में, मैंने क्या कहा, जब संज्ञा शब्द के पूर्व में, शब्द के पूर्व में, जब संज्ञा शब्द के पूर्व में सर्वनाम शब्द आ जाए, सर्वनाम शब्द आ जाए और वह संज्ञा की विशेषता बताने लगे, विशेषता बताने लगे तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो घर है, घर क्या है? घर तो संज्ञा है, क्या है? संज्ञा है। और वह शब्द जो है वो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। किंतु ध्यान रहे, मैंने आपको यही बताया कि जब संज्ञा के पूर्व में, संज्ञा के पूर्व का मतलब संज्ञा शब्द के पहले क्या आ जाए? सर्वनाम आ जाए और इनके बीच में कुछ भी ना आए, और इनके बीच में कोई और शब्द ना आए, तो ये जो सर्वनाम शब्द होता है ये बन क्या जाता है? तो ये बन जाता है सार्वनामिक विशेषण। क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। फिर यह सर्वनाम नहीं रह जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। मैंने आपसे बताया ना कि जब संज्ञा के पूर्व में, संज्ञा शब्द के पूर्व में मतलब पहले क्या आ जाए? सर्वनाम आ जाए, बस यही इसकी पहचान है। जब संज्ञा के पूर्व में सर्वनाम शब्द आ जाए और उसके बीच में कोई और शब्द ना हो, तो उस शब्द को ही हम क्या कहते हैं भैया? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे हम चर्चा करेंगे इसके प्रकार पर। ठीक है, चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के प्रकार कि किसके कितने प्रकार होते हैं। तो जो सार्वनामिक विशेषण होता है इसके प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो ध्यान रहे, पहला है निश्चय वाची सार्वनामिक विशेषण। दूसरा होता है अनिश्चय वाची सार्वनामिक विशेषण। तीसरा होता है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। और जो चौथा और अंतिम इसका प्रकार बताया गया है वो है भैया संबंधवाचक
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है निश्चित निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण, तीसरा होता है प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण, चौथा होता है संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। अब ध्यान रहे कि ये निश्चयवाची सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत और संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले जो मूल सर्वनाम है, शब्द हैं, वही सार्वनामिक विशेषण का कार्य उस वक्त करने लगते हैं जब उसके तुरंत बाद संज्ञा आ जाती है। क्या आ जाती है? संज्ञा आ जाती है। कौन कौन से शब्द हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो निश्चयवाचक में आता है यह, वह आता है, और अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ आता है, और प्रश्नवाचक में कौन क्या आता है, और संबंधवाचक में जो सो आता है। ये सर्वनाम शब्द प्रयोग में आते हैं। आपको इतना तो ध्यान होगा कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द नहीं, सर्वनाम के प्रकार होते हैं 6, किंतु यहां पर सर्वनाम के 4 प्रकार का प्रयोग हो रहा है, किंतु 2 का नहीं हो रहा है। तो 2 किनका प्रयोग नहीं हो रहा है, वो कौन कौन से, वो जानना जरूरी है। ध्यान रहे, नोट करके लिख लेंगे आप। सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत पुरुषवाचक, मैं और तुम तथा निजवाचक सर्वनाम शब्द आप का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, अब कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, यह घड़ी मेरी है, मैंने कहा वह घर मेरा है, ठीक है। कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है। कुछ वस्तु यहां पर गिरी है, ठीक है। जो रात भर में
जागेगा वह दिन में सोएगा, या वह ना करिए, सो दिन में सोएगा। सोएगा, ठीक है। अब यही ध्यान में रखना है कि यह के बाद में घड़ी आ गया, यह सर्वनाम है और घड़ी संज्ञा है, किंतु देखिए इसके बीच में कुछ आया है क्या? नहीं आया है। कुछ सर्वनाम है, वस्तु संज्ञा है, किंतु क्या इसके बीच में कुछ आया है? नहीं आया है। इसलिए ये यह और ये कुछ क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। वही चीजें वह है और घर है, इसके भी बीच में कुछ नहीं आ रहा है ना। और जो देखिए, जो और रात, देखिए तो रात क्या है? रात तो संज्ञा है, और जो क्या है? सर्वनाम है। क्या इसके बीच में कुछ आ रहा? नहीं आ रहा है। यही चीजें कोई और व्यक्ति की बात भी है, देखिए इसके भी बीच में कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। यहां देखिए ये सो है और ये दिन है, इसके भी बीच में कुछ नहीं आ रहा है, ये भी क्या है? तो ये भी आपका भैया सार्वनामिक विशेषण। इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे? यह, कुछ, वह, जो, सो, कोई, ये सब क्या है? ये सभी सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आएंगे। अब इसके आगे अगला जो इसका हिस्सा है और लास्ट अंतिम जो शेष हिस्सा बचा हुआ है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। फटाफट उसे देख लेते हैं जिससे कि विशेषण का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से उसको समझते हैं हम लोग। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आप ले लिए। चलिए आगे समझते हैं। अगला भैया जो अंतिम विशेषण अपना बचा है, विशेषण का प्रकार, वह है व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या बचा भैया? व्यक्तिवाचक विशेषण। उसे समझते हैं कि भाई व्यक्तिवाचक विशेषण किससे कहते हैं, है ना। तो व्यक्तिवाचक विशेषण उन विशेषणों को कहा जाता है जिनका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ हो। किससे हुआ हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा से हो। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप, व्यक्ति वाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, जिन विशेषण शब्दों का निर्माण, जिन विशेषण शब्दों का निर्माण व्यक्ति वाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर किया जाए और वह किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने लगे, किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता बताने लगे, संज्ञा की विशेषता बताने लगे, तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। जैसे पंजाब शब्द है, क्या भैया? पंजाब।
तो पंजाब शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक स्थानवाची विशेषण है ना। अब इसी पंजाब शब्द में यदि मैंने ई प्रत्यय लगा दिया तो शब्द क्या बना, पंजाबी बना कि नहीं बना, बना पंजाबी शब्द। अब यह पंजाबी शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बनाने लगे, तो चलो लिखते हैं पंजाबी ढाबा, पंजाबी ढाबा। तो इस ढाबे की विशेषता, क्योंकि ढाबा संज्ञा है और इस ढाबा शब्द की, इस ढाबा संज्ञा की विशेषता क्या है कि कौन सा ढाबा है, पंजाबी ढाबा है। अर्थात यह पंजाबी शब्द विशेषता बताने लगा किसकी, इस संज्ञा शब्द की। अतः यह जो पंजाबी शब्द है ये क्या हो गया भैया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, आप आगे समझे, जैसे आपको कह दिया गया है जापान शब्द है, जापान में आप ई प्रत्यय जोड़ें, क्या बनेगा, जापानी, जापानी। अब जापानी घड़ी, घड़ी क्या है, घड़ी एक जातिवाचक संज्ञा है और इस घड़ी की विशेषता क्या है कि ये क्या है, जापानी घड़ी है। इसलिए जापानी शब्द क्या हो गया भैया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, बात करें बनारस, बनारस, बनारस में भी आपने ये प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बना, बनारसी बन गया। अब चाहे आप बनारसी साड़ी कह दीजिए या आप पान कह दीजिए, पान भी संज्ञा, साड़ी भी संज्ञा, दोनों जातिवाचक संज्ञा। दोनों ही शब्दों की विशेषता क्या हो रही है कि साड़ी कैसी, बनारसी, पान कैसा, बनारसी। इसलिए बनारसी शब्द क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। क्या हो गया भैया, व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है, पेपर टाइम में मैंने आपसे बताया कि एनसीईआरटी विशेषण के 5 प्रकार बताता है और एससीईआरटी विशेषण के 4 प्रकार बताता है। आप एससीईआरटी अर्थात स्टेट लेवल की किसी भी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं और उसमें ऑप्शन व्यक्तिवाचक विशेषण का नहीं मिलता है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले जो उदाहरण हैं ये सारे के सारे उदाहरण, अर्थात ये पंजाबी, ये जापानी, ये बनारसी कहाँ जाएगा, तो ये भैया गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आ जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि व्यक्तिवाची विशेषण, वाची विशेषण गुणवाची विशेषण की श्रेणी में गिने जाते हैं। विशेषण की श्रेणी में गिने जाते हैं। श्रेणी में गिने जाते हैं, ठीक है। तो आज आपका यह विशेषण वाला टॉपिक समाप्त हुआ। ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक। इसके आगे क्लास में से चीजें समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।